गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चा यहाँ पर हमने जितने भी एमसीक्यू लिया हुआ है ये सारे एमसीक्यूज आपके जेके बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ है एंड नीट में आया हुआ है। तो सभी एमसीक्यूज को अच्छे से वॉच करना और हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा समझने की कोशिश करना। दोबारा आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं बनना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ आयन लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। मतलब जो आयंस का जो मास होता है, अमाउंट होता है जो लिबरेट होता है एक इलेक्ट्रोड पे या तो कैथोड पे, जहाँ पर भी, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ। तो फैराडेज ने दो लॉ दिया था। फैराडे ने कितना लॉ दिया था? दो लॉ दिया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट लॉ का। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चा? ये कहता है कि मास ऑफ द कैटायन डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब W इक्वल टू जेड क्यू और W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, क्योंकि Q इक्वल टू क्या हो जाता है? I इंटू टी होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो मास ऑफ कैटायन है वो किस पे डिपेंड करता है? करेंट पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। मतलब ये हुआ कि सर टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके बाद करेंट पे डिपेंड करता है, ए और सी पे डिपेंड करेगा, राइट। उसके बाद आपने सेकेंड लॉ भी पढ़ा होगा ना बच्चा। सेकेंड लॉ में क्या कहता है? सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, ये क्या कहता है कि मास ऑफ द कैटायन डिपॉजिटेड, mass of the cation deposited is directly proportional to the equivalent mass of that cation। ठीक है, equivalent weight of that cation या of that element। ठीक है, तो जो मास होता है बच्चा वो किस पे डिपेंड करता है बताइए? इक्विवेलेंट वेट पे भी डिपेंड करता है। ये जो W है वो इक्विवेलेंट वेट पे भी डिपेंड करता है। तो आपने क्या सीखा कि जो मास ऑफ कैटायन वो I पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। तो बच्चा बताओ इसका आंसर क्या होगा? आपने देख लिया यहाँ से कि सर करेंट पे डिपेंड करेगा, राइट, टाइम पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। मतलब किस पे डिपेंड नहीं करेगा सर? कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वही तो आपसे पूछ रहा है कि डज नॉट डिपेंड। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इज इक्वल टू 10। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जब pH का वैल्यू कितना है? 10 है। तो समझना पोटेंशियल का मतलब क्या होता है सर? पोटेंशियल का मतलब होता है दो तरह के पोटेंशियल होते हैं। पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी है ना। तो दो तरह के पोटेंशियल होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी। दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी है ना। तो दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड की बात की जाए तो SOP एंड SRP बोलते हैं, राइट, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप समझिए कि सर यहाँ पे तो सिर्फ पोटेंशियल दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है बताओ? यहाँ पर तो सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो हम किस पोटेंशियल की बात करेंगे सर? तो हम बात करेंगे यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि IUPAC रिडक्शन पोटेंशियल को प्रीफर करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को प्रीफर नहीं करता है, राइट। मतलब अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, मान लो 3.4 वोल्ट दे रखा है, राइट, तो अगर आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगा -3.4 वोल्ट। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो क्या कहता है, अब यहाँ से आपको पोटेंशियल क्रिएट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। तो कौन सा पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे। ये बात तो कंफर्म हो गया। चलिए अब रिडक्शन पोटेंशियल किसके केस में? SHE के केस में। तो बताओ SHE के लिए रिडक्शन का इक्वेशन क्या लिखोगे आप? मतलब हाइड्रोजन H+ और रिडक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पर हाफ लगा दीजिए, राइट। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? Q निकाल सकते हैं। Q क्या होता है?
रिएक्शन क्वेश्चंट बोलते हैं इसको। कैसे निकालते हैं? तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अब देखो यहाँ से, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो यही है ना सर, यही है। और ये किस स्टेट में? गैसेस स्टेट में। और गैसेस स्टेट के लिए हम जो भी ये होता है उसको हम कंसंट्रेशन में नहीं लेते, प्रेशर में लेते हैं। गैस के लिए कंसंट्रेशन टर्म नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रेशर कितना लेते हैं? अगर मैं एसएचई की बात करूं, एसएचई स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अच्छा, पहले इसका वैल्यू लिख देता हूँ मैं। क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये गैस। अब अच्छा कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? प्रेशर लिखेंगे। तो प्रेशर ऑफ H2 गैस, प्रेशर ऑफ, बताओ प्रेशर ऑफ H2 गैस, राइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस कौन है? रिएक्टेंट आपका H प्लस है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की जगह पर ये लिखेंगे H प्लस। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ, तो Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q यहाँ से निकलेगा, प्रेशर का वैल्यू कितना होगा? प्रेशर तो स्टैंडर्ड 1 ही लेंगे ना, तो यहाँ पे लेंगे 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, बोलोगे सर ये हाफ भी तो है। अरे बच्चा, हाफ इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो हाफ लगा दो, कोई बात नहीं। तो 1 का पावर 1/2 कर दो, लाख कर दो, करोड़ कर दो, क्या फर्क पड़ता है? 1 ही रहेगा। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये आ गया आपका Q का वैल्यू, ये आ गया Q का वैल्यू, ठीक। अब इस इक्वेशन में जब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम नस्ट इक्वेशन के थ्रू। तो बताइए नस्ट इक्वेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, एन लिख रहा हूँ नस्ट के लिए, एन इक्वेशन मतलब नस्ट इक्वेशन क्या कहता है? EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 0.06 या 0.059 भी मिलेगा आपको, डिवाइडेड बाई n लॉग, यहाँ पर आ जाता है Q। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज नस्ट इक्वेशन, ये तो याद ही होनी चाहिए आपको, ये नस्ट इक्वेशन है। आ जाओ यहाँ पर, ये देखो n क्या है? n फैक्टर है। यहाँ पर n फैक्टर मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। दिखा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पर n का वैल्यू कितना पुट करना है आपको? 1 पुट करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, एसएचई के केस में बच्चा, जो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल हो, इसका वैल्यू कितना लेते हैं अपन? 0 लेते हैं। कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। क्लियर हुआ? चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 लॉग। Q का वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ? Q आया 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। अब आप देखो H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? सर आपको क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है pH इक्वल टू 10, pH का वैल्यू दे रखा है। अगर pH दिया हुआ है तो H प्लस कैसे निकालते हैं? निकालते हैं 10 टू दी पावर माइनस pH। ये आता है H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऐसे निकाला जाता है 10 टू दी पावर माइनस pH। बताओ pH, अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम H प्लस की कंसंट्रेशन। बताओ कैसे निकालोगे? 10 टू दी पावर माइनस pH। pH कितना दे रखा है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? -10। तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करेंगे? 10 टू दी पावर -10। यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 10 टू दी पावर -10। चलो पुट करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? ई सेल इक्वल टू, ये तो 0 ही है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 ही रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ से क्या बनेगा? लॉग 1 अपॉन 10 टू दी पावर -10। क्लियर हो? इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? लॉग 10 टू दी पावर 10, और यहाँ पर क्या आएगा? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059, राइट। अब कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो पावर होता है लॉग में आप पढ़े होंगे, आप इसको पीछे कर देते हैं। क्या बनेगा यहाँ से? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059, और यहाँ पे इनटू, ये पावर वाला इधर आएगा, इनटू, और ये log 10 तो बच गया, तो लिख दो log 10। और log 10 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1, पता ही होगा आपको। कितना बनेगा? ई सेल जब इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस 0.059 इंटू 10 हो जाएगा, ये तो 1, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 0.59 वोल्ट, ये आ जाएगा वैल्यू इसका। तो आंसर कौन सा सही होगा बच्चा? आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेटली वीडियो बना करके सेंड किया बच्चा,
सेपरेटली पूरा डेप्थ में समझाया है, आप उस वीडियो लेक्चर को भी वॉच कर सकते हैं, वहां पर इस क्वेश्चन को हमने पूरे अलग से पूरा डेप्थ में समझाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसको इरेज कर देता हूं, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, ये तो पता ही होगा, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, कैथोड से एनोड की तरफ जाता है थ्रू इंटरनली। ठीक है, तो ये होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ वोल्टेज सेल इज मेड ऑफ बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू हाफ इक्वेशन एज बिलोज। मतलब ये एक वोल्टेज सेल दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है वो मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए यहां पर Sn+2 ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Sn में कन्वर्ट हो रहा है और उसका EMF ऑफ सेल दिया हुआ है -0.14 वोल्ट। ठीक है, अब आप बताओ, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो बताओ ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल, अरे बच्चा रिडक्शन प्रोसेस में रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा। एम आई राइट, जस्ट लाइक दैट। आप यहां पे समझिए, यहां पर भी Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है सर, यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा आपका, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्लियर हो गया यहां तक, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। अब बात करते हैं कि देखो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, कितना है, +0.77 वोल्ट, और जो Sn के केस में वो कितना है, -0.14 वोल्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड की तरफ बिहेव करता है, पता है आपको। जैसे देखिए, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन द ग्रुप जाते हैं आप, डाउन इधर ऐसे जाते हैं, तो नीचे SRP बढ़ता है, नीचे क्या बढ़ता है, SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब इंक्रीज होता है तो जो नीचे वाला एलिमेंट होगा, कोई भी दो एलिमेंट, मान लो एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो नीचे वाला जो एलिमेंट होता है वो किसकी तरफ बिहेव करता है, कैथोड की तरफ बिहेव करता है, और ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, एनोड की तरफ बिहेव करेगा। राइट, मान लो ऊपर में आ गया जिंक, ठीक है, नीचे में आ गया कॉपर, तो कॉपर कैथोड की तरफ बिहेव करेगा और जिंक एनोड की, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ, इस तरह से आपको याद रखना है कि जो नीचे में एलिमेंट होता है वो रिडक्शन शो करता है, और नीचे वाला एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो वो कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, जबकि ऊपर वाला एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी, तो वो एनोड की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर है ना, दोनों बातें समझ में आ गई। देखो इस केस में बच्चा आपको जो Fe की बात करें तो Fe के केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, 0.77 वोल्ट है, तो ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, Fe किसकी तरह बिहेव करेगा, ये Fe कैथोड की तरह बिहेव करेगा। समझ, यहाँ लिखता हूँ मैं, Fe किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ कैथोड। तो जब ये कैथोड की तरह बिहेव किया तो ऊपर वाला एलिमेंट एनोड की तरह, मतलब Sn किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन एनोड। ये समझ में आ गया कि कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुआ, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखने से पता चल जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, तो चलो अब इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। राइट, तो देखो हमने एनोड पे क्या रिएक्शन करना है वो मैंने लिख रखा है, Sn एनोड की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे तो लिखा है Sn एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया और Sn+2 में कन्वर्ट हो गया। राइट, तो यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सा पोटेंशियल जनरेट होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन आपको दे क्या रखा था, याद करो तो, आपको दे रखा था रिडक्शन पोटेंशियल। Sn के केस में कितना दिया हुआ है, -0.14 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसको ऑक्सीडेशन में जाना तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे ना भाई, माइनस को माइनस मतलब क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इस केस में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो कितना होगा बताओ, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 0.14 वोल्ट, 0.14 वोल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लेना है रिडक्शन ही ना, क्या लेना है आपको, रिडक्शन ही लेना है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, मैं रिडक्शन की बात करूँ तो EMF ऑफ
ये सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो वैल्यू उतना ही आएगा, माइनस 0.14 वोल्ट। तो यही लेना आपको, माइनस 0.14 वोल्ट ले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद चलते हैं आयरन की बात करते हैं। आयरन के केस में कितना दिया हुआ बताओ? आयरन के केस में कितना दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू? ये दे रखा है 0.77 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल ये भी आयरन ही है, यहाँ पर भी रिडक्शन ही हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ERP कितना वैल्यू होगा बताओ? ये दे रखा है आपको 0.77 वोल्ट, लिख दिया सर। क्लियर हो गया? अब इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे बताओ? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है ना? तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आता ही है। फिर दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन लिख लोगे, रिएक्टेंट। मैं सीधा यहाँ पर अब बताता हूँ आपको EMF ऑफ सेल निकालने के लिए। तो ये कैसे निकालते हैं? E कैथोड है ना, माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। और दोनों केस में क्या लेते हैं याद है आपको? रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। बताओ कैथोड कौन है? कैथोड कौन है? अभी बताया था, कैथोड तो आयरन है। आयरन के केस में कितना वैल्यू है बताओ? ये रिडक्शन पोटेंशियल भी है, तो 0.77 माइनस E एनोड। एनोड कौन है? एसन। एसन क्या है? देखो ना, एनोड क्या है? एसन है। ये ना है ना, एसन, एसन है एनोड की तरह। और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितना है? माइनस है ना, तो यहाँ ले लेते हैं हम माइनस 0.14 वोल्ट, राइट। जोड़ दो इसको, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.77 माइनस माइनस प्लस 0.14। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट, तो पॉइंट ही रहेगा 0. ठीक है, 7 4 11, 7 1 8 1 9, कितना आ जाएगा? 0.91 वोल्ट। ये आंसर आ जाएगा 0.91 वोल्ट। ये टोटल EMF ऑफ सेल आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से आपको लिखना है, इक्वेशन को चेंज करके इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस? सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो कौन रिडक्शन शो कर रहा है? रिडक्शन कौन? एसन जो है बच्चा, जो एसन है ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। एसन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एसन +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो एसन ऑक्सीडाइज हो रहा है। एसन ऑक्सीडाइज यहाँ पर भी है, एसन ऑक्सीडाइज यहाँ पर भी है, 2 जगह है एसन ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब वोल्टेज से पता चलेगा। वोल्टेज कितना आया आपका? ये आया 0.91। तो 0.91 कहाँ है? ये 0.91 है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है बच्चा? एसन की ऑक्सीडेशन होगी, एसन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वोल्टेज आएगा 0.9। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बना के समझाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच। इस गैल्वेनिक सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये तो आता ही है आपको, देखो कैसे करेंगे। देखिए ये जो Zn है, ठीक है, इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी तो ये Zn+2 में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं Cu+2, ये किस में जा रहा है? यहाँ पर कॉपर पे कितना चार्ज है? 0। तो मतलब इसकी क्या हो रही है सर? रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? रिडक्शन हो रही है। क्लियर हो गया? तो एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा जगह रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बताओ? बताओ ना बच्चा, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एट एनोड, एनोड पे होता है। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड पे। तो एनोड वाला जो पार्ट है, ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है, उसको शुरू में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सेल को यहाँ पर लिखते हैं एनोड, ठीक है, उसके बाद एक लाइन डालते हैं एनोडिक सॉल्यूशन। क्या डालते हैं यहाँ पर? एनोडिक सॉल्यूशन। उसके बाद 2 लाइन, 2 डबल सॉल्ट को इंडिकेट करता है। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर? कैथोडिक सॉल्यूशन, कैथोडिक सॉल्यूशन। उसके बाद फिर एक लाइन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम? कैथोड लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो यही तो सेल का रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ एनोड कौन होगा? जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा ना, तो एनोड मतलब जिंक, यहाँ पर लिखेंगे जिंक। और एनोडिक सॉल्यूशन मतलब Zn-SO4। क्या होगा बताओ? यहाँ पर लेंगे Zn-SO4। बोलोगे सर यहाँ Zn+2 है, तो आप Zn+2 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा बताओ? CuSO4, और ये क्या बना लेगा? Cu, जो कि कैथोड की तरह। मतलब ये क्या है? एनोड। ये क्या है? एनोडिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जाएगा तो Zn+2 बन जाएगा ना। और ये क्या है? कैथोडिक सॉल्यूशन। और ये क्या है? कैथोड। और ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज एनोड, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज कैथोड एंड कैथोडिक सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। ये तो बहुत बार आता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। तो इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, पहला वर्क। इट प्रिवेंट्स बोथ द हाफ सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग, दोनों सॉल्यूशन को, जो हाफ सेल होता है ना, हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, दोनों को मिक्सिंग होने से बचाता है ना, पढ़ाई होगा आपने। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों की न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रखता है, दोनों मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है। ऐसा नहीं कि किसी में H+ बढ़ जाएगा, किसी में एनायन बढ़ जाएगा, किसी में कीटायन बढ़ जाएगा, ऐसा बात नहीं होगा। और तीसरा, इट मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ये 4 पॉइंट आपको याद कर लेना है, ये बार बार आ भी जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हायर कंडक्टिविटी, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये आपको 100% डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, ठीक, 100% आयोनाइज होता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये 100% डिसोसिएट्स नहीं करता है, लेस देन 100% डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट्स लेस देन 100%, ठीक है, 100%, ठीक है ना सर। अब आप समझिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले जो कंडक्टिविटी होता है बच्चा, ये भी आप याद करना, जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेगा उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि जो आयंस होता है वही तो कैरियर होता है इलेक्ट्रिसिटी का इन द सॉल्यूशन। आयंस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन, जबकि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, है ना, वायर्स में जैसे। तो नंबर ऑफ आयंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। बताओ, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तब तो वो 100% टूटेगा ही नहीं, जब 100% नहीं टूटा तो उतना ज़्यादा आयंस नहीं बनेगा। तो सबसे पहला तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अप्लाई होगा। तो बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है, यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ पर भी HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये CH3COOH वीक एसिड है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी वीक है, तो C और D तो होगा ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक HCl जो है वो आपको दिया हुआ है 0.01 मोलर, ठीक है, और दूसरा HCl जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर। तो देखो दोनों HCl ही, ठीक है सर। अब बात करते हैं कौन ज़्यादा मोल है, जिसकी मोलरिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना मोल आयंस प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो किसकी ज़्यादा मोल है बताओ, 0.1 मोल ज़्यादा है ना, 0.1 ज़्यादा है कि 0.01 ज़्यादा है, जी 0.1 ज़्यादा है। तो जिसकी मोलरिटी ज़्यादा होगी उसकी नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, है ना। जब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चा, बताओ, जहाँ पर 0.1 है, मतलब आंसर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है ना बच्चा, 0.1 एकदम अच्छे समझा रहा हूँ, नोट करते जाना और लिखते जाना बच्चा अच्छे से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl है बच्चा, देख लेना, ठीक है, विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या होता है बताओ, λm इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, एम आई राइट, मोलरिटी। इसका मतलब हुआ कि जिसकी मोलरिटी ज़्यादा होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होगी। तो जिसकी मोलरिटी मतलब जहाँ पर कैपिटल M लिखा है, जहाँ पर कैपिटल M लिखा है दैट इज मोलरिटी। बताओ किसकी मोलरिटी कम है, देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.01, दूसरा क्या दिया हुआ है, ये इतना मोलरिटी, ये मोलर है, ठीक है। एक दे रखा है 1 मोलर, ए में दे रखा है इतना, बी में दे रखा है 1, सी में दे रखा है 0.5 मोलर और डी में दे रखा है 0.1 मोलर। बताओ कौन सा, किसकी मोलरिटी ज़्यादा है। अच्छा क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी मतलब इसको क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जिसकी मोलरिटी कम होगी उसकी लैम्डा एम की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। तो बताओ मोलरिटी किसकी कम है, किसकी कम, बताओ। एक तो ये 1 है, सबसे बड़ा है यही, उसके बाद 0.5 ये उससे छोटा है, ये 0.1 और छोटा हो गया, 0.01 सबसे छोटा है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अरे देखा बच्चा कि नहीं दिखा, 0.01 सबसे छोटा है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है ना, क्लियर है ना बच्चा, फॉर्मूला से सब कुछ समझा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द रिलेशन एमंग कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, सेल कांस्टेंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब किसमें किसमें निकालना है सर, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, उसके बाद रेसिस्टेंस, उसके बाद रेसिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। इस समय क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, सेल कांस्टेंट। जरा देखो क्या होता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है, कंडक्टिविटी याद कर लेना बच्चा, कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है K से, इनटू कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं C से, इनटू सेल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है किससे बताओ, मुझे लगता है G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लेना एक बार, ठीक है, G स्टार से। अब बताओ यहां से सेल कांस्टेंट, ठीक है, कंडक्टिविटी को क्या लिखते हैं हम, K इक्वल टू कंडक्टेंस, क्या डिनोट करते हैं C से, और कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस 1 अपॉन रेसिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन R इनटू सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया, दिस इज, तो K इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। मतलब कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मींट बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये मोलर कंडक्टिविटी होता है किसी भी सॉल्यूशन का, जब उस किसी भी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी आप एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करते हो। किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m कैलकुलेट करते हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपने पढ़ा होगा क्वाड्राच लॉ में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आपको निकालना है तो ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन किसका, एनायंस का, पढ़े ना, तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखो कितना इजी है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में आप स्पेस में जाते हो तो क्या लेके जाते हो बताओ, मरकरी सेल तो लेके नहीं जाते, डैनियल सेल लेके नहीं जाते, ड्राई सेल थोड़ी ले जाते, तो H2O2 फ्यूल सेल लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, H2O2 फ्यूल सेल, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम विच ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एग्जाम्पल कौन नहीं है बताओ, कौन नहीं है कोरोजन का एग्जाम्पल। आपने पढ़ा है रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का एग्जाम्पल है। टेनिशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पे ग्रीन कलर का एक कोटिंग हो जाता है, ठीक है, उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, वो भी क्या है, कोरोजन का ही पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, कॉपर का जो आपके पास प्लेट होता है या ब्रॉन्ज का प्लेट होता है उसके ऊपर भी ग्रीनिश कलर का लग जाता है जिसको हम लोग साफ करवाते हैं, तो वो भी क्या है, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। तो इसका कौन सा होगा, कौन सा नहीं है एग्जाम्पल, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दे करके ब्रेक करके आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हो, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कोरोजन, वो कोरोजन नहीं है। क्लियर, मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, ये सब कोरोजन का एग्जाम्पल है, नोट्स देखना वहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, अगर आप डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं विद द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो आपने क्या ले लिया, डाइल्यूट H2SO4, क्या ले लिया आपने, डाइल्यूट, ठीक है, H2SO4, राइट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बताओ, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, H2O, ये डाइल्यूट का मतलब, और H2SO4 का मतलब तो पता ही है आपको, H2SO4, ये दोनों मिक्स है। बताओ H2O क्या देगा आपको, H2O देगा H प्लस और OH माइनस, राइट। H2SO4 क्या देगा बताओ, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, मतलब ये एनायंस है और ये क्या आपका कैटायन है, ये क्या आपका कैटायन, राइट। अब आप समझिए,
जो कैटायन होता है वो कैथोड पे जाता है। कैटायन कहाँ जाता है? कैथोड पे। तो ये H ही है, तो ये कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे। कैटायन गोज टू कैथोड, राइट। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। क्लियर है? तो कैथोड पे हाइड्रोजन बन जाएगा। H जाके हाइड्रोजन ही बनाएगा जी। हाइड्रोजन H+ जाके नाइट्रोजन बनाएगा क्या? अरे हाइड्रोजन H+ जाएगा तो हाइड्रोजन ही बनाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो एनोड की बात कर रहे हैं। एनायन है, एनायन कहाँ जाता है? एनोड पे जाता है। एनायन कहाँ जाता है? एनोड पे, ठीक है। तो ये SO4 आ जाए सॉल्यूशन में तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। अगर NO3- आ जाए तो ये भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। सॉल्यूशन में अगर आपको SO4-2 दिख जाए, NO3- दिख जाए तो ये एनोड पे नहीं जाएगा और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्लियर है ना? कभी भी याद करना, दिस इज शॉर्ट ट्रिक। SO4 दिख जाए, NO3- दिख जाए, इसको एनोड पे मत भेजना, इसका कोई वर्क नहीं, सॉल्यूशन में पड़ा रहता है। बच गया क्या? देखो बच गया आपका OH-। OH- जाएगा, OH- जाएगा तो ये 4 OH मिलके, कितना OH मिलके? नीचे बना रहा हूँ, 4 OH- मिलके क्या बना लेता है? ये बना लेता है 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है यहाँ से, राइट। तो बताओ एनोड पे क्या बना? सर एनोड पे बन गया वाटर और क्या बना? ऑक्सीजन गैस, राइट। तो वाटर तो पहले भी ले रखा था तुमने, वाटर तो पहले भी लिख रखा था, डाइल्यूट पहले भी था, तो वाटर तो उसी कंटर में रह जाएगा, बाकी ऑक्सीजन गैस वहाँ से लिबरेट हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा? ऑक्सीजन गैस। क्लियर है ना? क्लियर ना बच्चा? तो ये इक्वेशन भी याद रखना, और एनोड एनायन पे जाता है, कैथोड कैटायन पे जाता है, इस तरह से प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए आपको, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फैराडेज, आपको नंबर ऑफ फैराडे कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का गिवन मास दिया हुआ है 20 ग्राम फ्रॉम द मोल्टेन CaCl2, जबकि इसका एटॉमिक मास भी आपको कैल्शियम का 40 दिया हुआ है, राइट। तो फैराडे की बात कर रहा है तो मतलब इसमें फैराडे फर्स्ट लॉ लगाना है हमको। क्या लगाना है? फैराडेज फर्स्ट लॉ लगाना है। बताओ फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? मैं लिख रहा हूं यहां से फैराडेज, अभी तो लिखा था बहुत बार। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चा? फर्स्ट लॉ कहता है कि W = ZQ, याद है ना आपको? ठीक। Q क्या है बच्चा? बताओ तो, ये Q क्या है? चार्ज है। Q क्या है आपका? चार्ज। और इसको अपन दो चीज में निकाल सकते हैं, फैराडे में भी निकाल सकते हैं और कूलम्ब में भी निकाल सकते हैं। फैराडे में भी निकाल सकते हैं और कूलम्ब में भी निकाल सकते हैं ना, यूनिट है फैराडे, राइट। और आप समझेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 96, देखो यहां पर देखो 1.9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल जाता है 96500, और इसी को बोलते हैं इतना कूलम्ब = होता है 1 फैराडे। क्लियर है ना? तो ये चार्ज है, ये क्या है तुम्हारा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? अवोगाड्रो नंबर। ये क्या है? अवोगाड्रो नंबर 6.6 इंटू 10⁻⁻23 क्या लिखते हैं? 6.023, क्या बोल रहा हूँ मैं? 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है अवोगाड्रो नंबर। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96500 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो चलो इस इक्वेशन से निकालते हैं। बताओ W = क्या होता है? W = ZQ। तो क्या मैं यहां से Q निकाल सकता हूं? बताओ क्यों निकाल सकता हूं? क्यों निकाल सकते हैं? ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो W/Z। ये Z है, 2 नहीं है, Z है। अब बताओ Z = क्या होता है? समझदार बच्चा बताओ। Z = होता है, ये Z क्या है हमारा? Z है केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। देख लेना ऐसे ही है। Z = होता है, ये हमें याद है, Z = होता है E/96500। Z = क्या होता है? E/96500, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, यहां से वैल्यू पुट करें, क्या होगा? W/, अब ये Z का वैल्यू पुट करते हैं, Z क्या होगा? E, और अपॉन में 96 लो तो 96 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 96500, और इसी को तो बोलते हैं 1 फैराडे। यही तो है तुम्हारा 1 फैराडे, है ना। 96 अभी बताया था हमने। आ जाओ यहां से, तो Q = क्या बन गया? W/E इंटू 1 फैराडे। लिख सकते हैं ना इसको 1 फैराडे, राइट। अब आप देखिए यहां से E क्या है सर? इक्विवेलेंट वेट। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर वेट इंटू मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो Q = क्या होगा? W, ये तो ऊपर में लिख दो, और यहां से E है, E को क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, E इक्विवेलेंट वेट है, क्या लिख सकते हैं इसको?
इसको लिख सकते हैं मोलर वेट या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर, तो फिर एन ऊपर चला जाएगा, फिर एन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एन फैक्टर है ये, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एन फैक्टर है, और इनटू 1 फैराडे। आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। Q इक्वल टू, बताओ W का वैल्यू दे रखा है ना, दिखा आपको कितना दे रखा है, 20 ग्राम, कितना दे रखा है, 20 ग्राम, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, कितना आ जाएगा, 20। क्लियर है, दिया हुआ मास है, गिवन मास है, W मतलब गिवन मास। मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का मास दे रखा है 40, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड के केस में सर एन फैक्टर कैसे निकालें, कैल्शियम क्लोराइड है ना बच्चा, कितना समझदार बच्चा, देखो तुम यहाँ से, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ, Ca+2 अगर कैल्शियम की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, Ca+2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसमें कन्वर्ट करने के लिए, Ca में, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 1 फैराडे। क्लियर हो गया, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 20 दूनी 40, 40 40 कैंसिल, यहाँ क्या बन गया 1 इंटू 1 फैराडे, कितना हो गया Q इक्वल टू हो गया 1 फैराडे। क्लियर हो गया, क्लियर इक्वल टू सॉरी Q इक्वल टू 1 फैराडे। क्लियर है बच्चा, बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा D, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब 1 फैराडे। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, पार्ट 2 कल के वीडियो लेक्चर में हम आपको सेंड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग पूरा तन मन धन लगाकर पूरा मेहनत करें ताकि हमें बोर्ड में द बेस्ट दे के आना है, ठीक है। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।